नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र दीपक। आज मैं एक अहम मुद्दे पर आप लोगों के समक्ष चर्चा करना चाहता हूँ। यह मुद्दा सामान्य विषय नहीं है, यह लोकतंत्र को बचाने की एक आवाज है, जिस आवाज को हर आम नागरिक को बुलंद करने की आवश्यकता है। आज दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थापित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा एक ऐसा फैसला दिया गया जो भारत के इतिहास में मील के पत्थर के समान साबित होगा। यह मामला दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़ा हुआ था। शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक समेत करीब 23 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। लेकिन इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों पैरेलल कर रही थी। हम अब आपको बताते हैं कि मामला कब हुआ, क्यों हुआ और किस लिए हुआ और इसकी गतिविधियां क्या क्या रही और किन किन स्तरों पर कार्रवाई का प्रचलन हुआ। हम बताते हैं आपको आबकारी नीति के विषय में। आबकारी नीति नवंबर 2021 में लागू की गई। क्योंकि आबकारी नीति लागू करने का जो महत्वपूर्ण विषय था, पहले दिल्ली में आबकारी जो नीति थी उसमें सरकार और प्राइवेट कंपनियों दोनों का इंटरवीन हुआ करता था। लेकिन सरकार ने सोचा कि इस विषय में बहुत ज्यादा सरकार को भी नुकसान होता है, सरकार प्रॉपरली उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती, देखने की मॉनिटरिंग नहीं कर सकती। इसलिए सरकार ने सोचा, एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद उस समय आबकारी मिनिस्टर हुआ करते थे मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया जी और बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी, कई लोगों के विशेष आपसी विचार विमर्श, एक लंबे कई दौर की वार्ताओं के बाद आबकारी नीति में व्यापक परिवर्तन किया गया और उस परिवर्तन के बाद पूरे दिल्ली में आबकारी नीति को लागू किया गया। हम आपको बताते हैं कि यह नीति नवंबर 2021 में लागू की गई। इस नीति का जो प्राथमिक उद्देश्य था, दिल्ली में शराब व्यापार के पुरातन सरकारी नियंत्रण में एक आधुनिक और पारदर्शी और राजस्व अनुकूल व्यवस्था में पारदर्शिता लाना। उस समय यह नीति लागू हुई, लेकिन दिल्ली सरकार के तात्कालिक चीफ सेक्रेटरी के जांच के बाद तदुपरांत उन्होंने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना साहब को एक लेटर लिखा और उन्होंने बताया कि दिल्ली में जो आबकारी नीति लागू की गई है उसमें व्यापक स्तर पर खामियां हैं और वह दिल्ली की राजस्व में नुकसान करेगा, दिल्ली के राजस्व व्यवस्था को प्रभावित करेगा। इसलिए इस नीति पर उन्होंने जांच करने के लिए आगे फॉरवर्ड किया और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। सीबीआई ने दो तरफ मामला चलता है, एक तरफ सीबीआई केस रजिस्टर करती है और दूसरा उन्होंने कहा गया कि साउथ विंग से जो मतलब प्राइवेट लोग थे जिनका इंटरवीन हुआ दिल्ली में काम करने के लिए, बिडिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया, वो ऐसा कहा गया मतलब सीबीआई के द्वारा कि उन लोगों ने मतलब मनी ट्रेल किया है, पैसा दिया है, कितना 100 करोड़ रुपए, और उस 100 करोड़ रुपए का प्रयोग गोवा और गुजरात के चुनाव में किया गया है। तो सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड, सीबीआई और ईडी दोनों ने केस रजिस्टर्ड किया। सीबीआई अपने स्तर से मामले की विवेचना कर रही थी, जांच कर रही थी। उसी के समानांतर ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और साउथ की एक बहुत बड़ी मतलब पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर राव, उनकी चंद्रशेखर राव जी की लड़की हैं, उनके खिलाफ भी केस मामला पंजीकृत किया। तो इस मामलों की जांच हो रही थी। तो आज जो मामला जो निर्णय आया है कोर्ट के निर्णय में ये कहा गया कि इस मामले में जो भी विवेचना की गई, जो भी जांचें की गई, कहीं ना कहीं पारदर्शिता उसमें नहीं रखी गई। कुछ लोगों को फंसाने की साजिश भी हो सकती की गई है इसमें, और ईडी ने या सीबीआई ने किसी भी स्तर पर कोई भी मनी ट्रेल नहीं किया है और मतलब उस पर सुनवाई होती उसके पहले ही मामले को जितेंद्र कुमार सिंह, जो ये सीबीआई के स्पेशल जज हैं, उन्होंने पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल समेत जो अन्य 22 लोग थे सबको बाइज्जत बरी कर दिया। अब आगे का क्या रास्ता बनता है, क्योंकि ये सीबीआई के मामले का निर्णय था,
अभी ईडी का मामला चल रहा है। लेकिन क्योंकि सीबीआई के मामले के आधार पर ही जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जिसमें संशोधन किया गया, उसमें ये जैसे उसमें क्या प्रावधान किया गया है, प्रावधान उसमें ये होता है कि अगर पीएमएलए के तहत किसी पर व्यक्ति पर केस रजिस्टर्ड किया जाता है तो उसे खुद यह साबित करना पड़ेगा कि वह निर्दोष है। लेकिन इस मामले में जैसा देखा गया कि सरकार ने बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां की, मतलब सीबीआई ने गिरफ्तारियां की, उनको गवाह के तौर पर पेश किया, उनकी जमानत होती गई, तो कहीं ना कहीं सख्त लहजे में अरविंद केजरीवाल को जब जमानत दे रही थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, तो उन्हें सख्त टिप्पणी की कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं विपक्षी राजनेताओं को फंसाकर इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया जा रहा है। तो अब हमें ऐसा लगता है कि सीबीआई के समक्ष एक मामला है, वो आगे दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेगी, और ज्यादातर जो अभी बात निकल कर सामने आ रही है को दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जीत जैसी जश्न के तौर पर आम आदमी पार्टी मना रही है। कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि जो विपक्षी राजनेताओं पर कार्रवाई हुई उसके लिए भारत की न्यायपालिका ने एक जवाब दिया, एक कड़ा प्रहार किया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन के सुपुत्र हेमंत सोरेन, जो वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी कुछ आवंटन के संदर्भ में, वहां कोल आवंटन के संदर्भ में और बहुत सारे मामलों के संदर्भ में उन्हें भी जेल भेजा गया था, उनको भी जमानत हुई थी। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो विपक्षी राजनेताओं पर ईडी की कार्रवाई होती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो या दिल्ली में हुई हो या फिर झारखंड में हुई हो, जिन भी राज्यों में हुई, कहीं ना कहीं उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है। और भारत की न्यायपालिका ऐसा लग रहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी दृष्टिकोण से काम कर रही है। करीब 598 पेज का ये जजमेंट है और इस जजमेंट को हम लोग विस्तृत दृष्टिकोण से आप लोगों के समक्ष चर्चा करेंगे। नमस्कार।